हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक डायपोल का मोशन जो है वह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से होता है, क्या फोर्स लगता है, क्या उसके ऊपर टॉर्क लगता है, क्या एनर्जी होता है, एनर्जी कहें या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल या वर्क डन, तीनों बात एक ही है। एनर्जी की बात करें या वर्क डन की बात करें या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल की बात करें, तीनों बात एक ही है। ठीक है, ये निकालेंगे हम लोग और फिर फाइनली जो है हम लोग टाइम पीरियड निकालते हैं डायपोल का कि मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डायपोल का क्या टाइम पीरियड होता है, क्या फ्रीक्वेंसी होता है। तो आज के क्लास में ये सारे बात पर डिस्कस होगा कि टॉर्क क्या होता है, क्या एनर्जी होता है, एनर्जी बोलें या पोटेंशियल एनर्जी बोलें बात एक ही है, या वर्क डन बोलें बात एक ही है, और टाइम पीरियड निकालेंगे फाइनली और फिर फ्रीक्वेंसी भी निकालेंगे। और टाइम पीरियड निकल जाएगा तो फ्रीक्वेंसी तो हो ही जाएगा, इसलिए कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल है ना। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। और ख़ास बात यह है कि ये कॉन्सेप्ट आपका मैग्नेटिज्म में भी है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी है। सिमिलर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सेम नहीं है लेकिन सिमिलर कॉन्सेप्ट है, सिमिलरिटी है दोनों में। एक जगह अगर आप ठीक से पढ़ लेते हैं तो समझिए दोनों जगह काम हो जाएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम में जो है दोनों की हिस्सेदारी बनती है, इसलिए इम्पोर्टेंस ज़्यादा बन जाता है। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिए, कोई भी डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल, और प्रैक्टिकल तौर पर कोई भी जो मैग्नेट है, बार मैग्नेट, वह मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। कोई भी बार मैग्नेट मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा कि नहीं? क्योंकि डायपोल के डेफिनेशन के अनुसार क्या होना चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट पोल छोटे डिस्टेंस पर होना चाहिए, स्मॉल डिस्टेंस पर होना चाहिए। तो कोई भी जो मैग्नेट है वह मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए यह जो यूनिफॉर्म फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, और इसमें किसी भी मैग्नेट को रखा गया है, बार मैग्नेट को या मैग्नेटिक डायपोल, यही है, मैग्नेटिक डायपोल को रखा गया है। इसमें मैग्नेटिक डायपोल को रखा गया है। ठीक है, और देखिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर B है और ये प्लस M है, मतलब नॉर्थ पोल, और यहाँ पर ये साउथ पोल है। ठीक है, और ये डायपोल का जो लेंथ है ये कितना है? 2L है। तो पहले तो ये बताइए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, तो इस पोल पर प्लस M पर जो फोर्स लगेगा ये किधर लगेगा? प्लस M पर जो फोर्स लगेगा, मतलब ये आपका नॉर्थ पोल है, इस पर जो फोर्स लगेगा ये किधर लगेगा? इधर लगेगा। इसलिए कि मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरह से है, इसका मतलब यहाँ प्लस और इधर माइनस वाली बात होगी। बाहर की बात करते हैं तो यहाँ पर इधर ये आपका फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण। उसी तरह से अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। बोलो, इसमें कोई दिक्कत है? ये बात समझ में आया? तो यहाँ पर जो है ये इधर लगेगा और यहाँ पर इधर लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो अब यहाँ देखिए होगा क्या प्रैक्टिकल तौर पर, जरा यहाँ पर देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए यही जो है ये बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डायपोल है। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पर ये प्लस M है और यहाँ पर ये माइनस M है। सपोज होता क्या है, ये बार मैग्नेट है, समझने के लिए देखिए, इस पर फोर्स इधर लगा और यहाँ पर जो माइनस M है, साउथ पोल, इस पर फोर्स इधर लगा। तो इसका मतलब ये जो फोर्स है इसको इधर खींचा और यह जो है ये इसको इधर खींचा। तो होगा क्या? अब ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो ये जो डायपोल है ये क्या होगा? ऐसे करके रोटेट करेगा कि नहीं? रोटेट करेगा। फिर समझिए यहाँ पर
पहले यहाँ पर ये प्लस m है और यहाँ पर ये माइनस m है, तो यहाँ पर ये पोल पर फोर्स इधर लगेगा, इस पोल पर इधर लगेगा। जैसे मान लो एक आदमी इसको इधर पकड़ के खींचो, दूसरा इधर पकड़ के खींचो, तो स्थिति क्या होगी, ये इस तरह से घूम जाएगा। अब जब घूम के यहाँ आ गया तो अब का सिचुएशन देखिए क्या हो गया। अब क्या हो गया, प्लस m यहाँ हो, ये माइनस m यहाँ हो गया, ये प्लस है, प्लस m यहाँ हो गया, माइनस m यहाँ हो गया, प्लस m यहाँ हो गया। तो अब इस माइनस पर जो फोर्स लगेगा साउथ पोल पर, चूंकि इधर तो पॉजिटिव वाला है, तो ये इसको इधर खींचेगा। बोलो खींचेगा कि नहीं, ये इसको इधर खींचेगा और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। बात समझ में आ रहा है। फिर देखिए यहाँ पर माइनस है तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, और ये प्लस है तो इस पर ये माइनस है, या इधर माइनस है ना, इस पर फोर्स इधर लगेगा। तो अल्टीमेटली अब ये फिर इधर से यहाँ से ये ऐसे चला जाएगा। अब फिर क्या सिचुएशन हो गया, फिर यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, फिर यहाँ नेगेटिव हो गया, तो फिर ये इधर खिंचाएगा और ये इधर खिंचाएगा, तो फिर ये ऐसे हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो ये मैग्नेटिक डायपोल है इसका मोशन ये इस तरह का होगा, ये इस तरह से जो है ऑसिलेट करेगा, लाइक दिस, ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा। दिस इज द एक्चुअल मोशन। ये ऑसिलेशन होगा मैग्नेटिक फील्ड में, इसका इस तरह से ऑसिलेशन होगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका एक्चुअल मोशन होगा, ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, ऑसिलेट करेगा। बोलो बात क्लियर हुआ। तो इसलिए पहले तो फोर्स की भी बात है, फिर टॉर्क की बात है, और फाइनली जो इसमें हम लोग टाइम पीरियड की बात करेंगे कि क्या टाइम पीरियड होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और फार्मूला जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और यहाँ मैग्नेटिज्म दोनों के लिए सिमिलर फार्मूला आपका काम करेगा, ठीक है। एक जगह का जानते हैं तो दोनों जगह के लिए आपका फार्मूला लागू होगा, ये इसकी खासियत है। ये बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, तो फोर्स तो आपको पता है यहाँ पर क्या लगा, mb, और डायपोल का जो लेंथ है ये कितना ले रहे हैं, 2l ले रहे हैं। ये एंगल कितना ले रहे हैं, थीटा ले रहे हैं। ये अगर एंगल थीटा है, ये 2l है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक 2l cos थीटा होगा ना साहब, कोई तकलीफ इसमें। और ये वाला कितना हो जाएगा, देखो तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2l sin थीटा। ये 2l cos थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2l, कोई तकलीफ इसमें, ये 2l cos थीटा होगा, और ये कितना हो जाएगा, 2l sin थीटा होगा ना। अब यहाँ देखो होगा क्या, ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, तो इसके वजह से ये रोटेट कर रहा है। तो रोटेट जब कर रहा है, कुछ सर्टेन एंगल के लिए रोटेशन है, ये अलग बात है कि कंप्लीट रोटेशन नहीं है, ऑसिलेशन है, ऐसे ऐसे ऑसिलेशन है, लाइक दिस, है ना। लेकिन कुछ सर्टेन एंगल के लिए 60 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए तो ये रोटेशन हुआ, है ना। है बात समझ में। तो अगर रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि उस पर कहीं ना कहीं से टॉर्क लग रहा है, बिना टॉर्क के बॉडी रोटेट नहीं कर सकता। अगर रोटेशन है तो इसका मतलब है कि टॉर्क लग रहा है, बिना टॉर्क के बॉडी रोटेट कर ही नहीं सकता। अगर इस तरह से ये रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि इस पर टॉर्क लग रहा है, और अगर ये ऐसे सीधा मूव करे तो इसका मतलब है कि इस पर फोर्स लग रहा है। फोर्स के वजह से बॉडी डिस्प्लेस होता है, डिस्प्लेसमेंट है तो कहीं ना कहीं से फोर्स लग रहा है, चाहे वो फोर्स जहाँ से लगे, है कि नहीं। और अगर रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि टॉर्क लग रहा है। वो टॉर्क अब चाहे वो जहाँ से लगे, जैसे लगे, क्योंकि टॉर्क भी कई तरह का होता है। आई बात समझ में। जैसे मान लो ये पंखा रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब इस पर भी टॉर्क लग रहा है, तो अब इस पर इसको कौन घुमा रहा है ना। मैं तो पकड़ के नहीं घुमा रहा हूँ, ना तुम पकड़ के घुमा रहे हो, तो आखिर घूम रहा है तो टॉर्क तो लग रहा है। तो यहाँ पर जो इस पर इलेक्ट्रिकल टॉर्क लग रहा है, जिसके वजह से ये रोटेट कर रहा है। तो बिना टॉर्क के रोटेशन तो हो ही नहीं सकता। आई बात समझ में। तब यहाँ पर सबसे पहला तो ये होगा कि टॉर्क लगेगा कितना, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द मैग्नेटिक डायपोल, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक ना भी लिखें, डायपोल भी लिखें तो वही हुआ, बात एक ही है, बाय द मैग्नेटिक डायपोल। अब ये बताइए टॉर्क के लिए फॉर्मूला होता क्या है,
जोर से बोलो, क्या होता है? तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पर देखिए साहब, फोर्स है इधर, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा? फोर्स इधर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला हुआ, यही ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये फोर्स है ना? देखो तो इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही ना है, आई बात समझ में? और इस फोर्स के लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है। तो दोनों ही स्थिति के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइन वाला है कि कॉस वाला? साइन वाला है। कॉस वाला के इसमें कोई काम नहीं है, तो हम कॉस वाले को हटा भी सकते हैं, आप इसको नहीं समझिए, ठीक बात है, क्योंकि काम इसमें साइन वाले का ही है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स आपके पास यहाँ पर कितना है? एम बी। फोर्स कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया जनाब? 2l साइन थीटा। तो यहाँ पर m इंटू 2l, उसके बाद b साइन थीटा। तो यहाँ पर जो m इंटू 2l और b साइन थीटा। तो अब यहाँ पर देखो साहब, m इंटू 2l को क्या लिखते हैं? m इंटू 2l क्या होता है? जोर से बोलो, m इंटू 2l क्या होता है? कैपिटल M। कैपिटल M क्या है? कैपिटल M क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। आई बात समझ में? तो अब यहाँ पर ये कैपिटल M हो गया और उसके बाद B हो गया और ये साइन थीटा। तो यहाँ जैसे अब क्या आ गया? साइन थीटा आया ना। तो टॉर्क के लिए ऐसे तो यही फॉर्मूला होता है, लेकिन आपको पता है जब साइन थीटा आता है तो इसको हम लोग किससे डिफाइन करेंगे? डॉट प्रोडक्ट से कि क्रॉस प्रोडक्ट से? डॉट प्रोडक्ट से कि क्रॉस प्रोडक्ट से? जब साइन आता है तो क्रॉस प्रोडक्ट से, है ना? साइन आता है तो क्रॉस प्रोडक्ट से और कॉस आता तो डॉट प्रोडक्ट से। क्या सब हम समझा ना? अब समझ में आया ना? अब विश्वास क्यों है ना? तो ध्यान देना है, ठीक है। जरा बाल बच्चा के टेंशन बाद में लेना, है ना? ज़्यादा अभी टेंशन लोगे तो बाल बच्चे का उपाय ये नहीं होगा। बात समझ गया ना? इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। तो शक होगा ही नहीं किसी को, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर बात कर लेते। तो अभी टॉर्क का हम लोग बात किए। टॉर्क के लिए क्या फॉर्मूला होता है? एम बी साइन थीटा। याद रखिएगा, टॉर्क जो किसी भी डायपोल पर लगता है, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? एम बी साइन थीटा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो ये फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल पर जो लगता है उसके लिए पी ई साइन थीटा। क्या होता है? पी ई साइन थीटा, याद रहेगा। और यहाँ एम बी साइन थीटा, है ना। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को पी से इंडिकेट करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है, तो इसलिए वहाँ पी ई साइन थीटा होता है। अब इसमें नेक्स्ट टारगेट है हमारा एनर्जी को निकालना। एनर्जी कहें या वर्क डन कहें या पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ऑफ द रोटेटिंग डायपोल या ऑसिलेटिंग डायपोल। एक्चुअली ये क्या करता है? ऑसिलेट करता है ना। जैसा कि बताया आपको कि एक्चुअली जो है ये ऑसिलेशन है, ये इस तरह का मोशन होता है। ये क्या होता है? ये ऑसिलेशन होता है, लाइक दिस ऑसिलेशन है। लेकिन कुछ सर्टेन एंगल के लिए, मान लो कि अगर 60 डिग्री की बात करें या 30 डिग्री की बात करें या हाफ रोटेशन की बात करें, तो ये कुछ सर्टेन एंगल के लिए तो रोटेशन भी है, ऐसे ये ऑसिलेशन होता है। दिस इज द एक्चुअल मोशन ऑफ द डायपोल, ये इसका एक्चुअल मोशन होता है, ठीक है। लेकिन कुछ सर्टेन एंगल के लिए क्या होता है? रोटेशन होता है, ठीक है। तो आखिर क्या वर्क डन करना पड़ेगा? देखो, वर्क डन की बात करें तो वर्क डन के लिए क्या फॉर्मूला होता है? अगर हम लोग लीनियर वर्क डन की बात करते हैं, ट्रांसलेशनल वर्क डन की, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? इंटीग्रेशन एफ डी एस या एफ डी एक्स, ये होता है ना। तो जहाँ भी अब रोटेशनल मोशन की जहाँ बात आएगी, तो जहाँ जहाँ फोर्स वहाँ वहाँ, जहाँ जहाँ फोर्स वहाँ वहाँ होता है ना। ट्रांसलेशनल मोशन में जहाँ जहाँ फोर्स वहाँ वहाँ, और जहाँ जहाँ डी एक्स वहाँ वहाँ डी थीटा।
लीनियर डिस्प्लेसमेंट जहाँ जहाँ है वहाँ रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज डी थीटा होगा। बोलो कोई तकलीफ है? बात समझ में आ रहा है? तो इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा, रोटेशनल वर्क डन की जब हम बात करेंगे तो टाउ डी थीटा इसके लिए फार्मूला होता है। किसके लिए? फॉर द रोटेशनल वर्क डन, रोटेशनल वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा। बोलो साहब इसमें कोई दिक्कत है? क्लियर है? अब यहाँ देखो, तो यहाँ पर जो है टॉर्क का फार्मूला हम लोग लगा देते हैं। क्या फार्मूला लगाएंगे? एम बी साइन थीटा और यहाँ पर ये डी थीटा। अब इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि लिमिट क्या होगा। देखो चूंकि यहाँ पर अभी हम लोग जनरल लिमिट पुट करेंगे तो जनरल लिमिट लेंगे θ1 से θ2। जनरल लिमिट क्या लेंगे? θ1 से θ2। क्या लेंगे? θ1 से θ2। किसी भी सर्टेन एंगल से यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। तब इसको क्या करना है? इसमें देखो जो कांस्टेंट टर्म होगा वो तो बाहर निकलेगा, एम बी बाहर निकाल दें तो एम बी बाहर निकल जाएगा और इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, लिमिट θ1 से θ2। अब बोलो साहब यहाँ पर साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन पक्का ना, और θ1 से θ2। और यहाँ क्या करते हैं? माइनस को भी बाहर निकालते हैं, गलती ना हो इसके लिए माइनस को भी बाहर निकालिए, कॉस थीटा। ठीक है तो, और इसके बाद θ1 से θ2 का लिमिट रखिए तो माइनस एम भी अपने जगह पर। और लिमिट बैठाने का क्या तरीका है? लिमिट बैठाने का क्या तरीका है? तो इसके स्थान पर पहले अपर लिमिट तो θ2 और माइनस इसके स्थान पर लोअर लिमिट θ1, यही ना हुआ? और अगर इस माइनस को भीतर कर दें तो क्या फॉर्मूला आपके पास हो गया? एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। बोलो कोई तकलीफ है? तो ये आपका फॉर्मूला इसके लिए आ गया, टॉर्क इक्वल टू एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? और यहाँ ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूले के एक बार हम ऊपर लिख रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है ना आप लोगों का? ठीक बात है, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्क डन आया, इसको वर्क डन या एनर्जी यू से इंडिकेट करते हैं या पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कितना आ गया साहब? एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? क्लियर है? अब यहाँ देखिए, अब ज़्यादातर वैसे u लेते हैं इसलिए इसको भी हम u दे देते हैं, बाकी तीनों बात कहते हैं cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो साहब, ये आपका जो है पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला हुआ या एनर्जी के लिए फॉर्मूला हुआ। ठीक है, अब इसमें अगर मैं ये कहूँ, यहाँ देखो cos θ1 माइनस cos θ2, ये तो जनरल लिमिट है। अगर θ1 को 0 ले लें, क्या ले लें? θ1 को 0 ले लें तो θ2 कोई भी एंगल हो जाएगा। θ1 को अगर 0 ले लें मतलब 0 से थीटा, ये कहने का मतलब हुआ। θ1 को 0 ले लें तो θ2 कोई भी एंगल, जैसे थीटा हो गया 0 से थीटा। तो यहाँ पर ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा जरा बताओ तो साहब? हाँ, एम बी कॉस 0 1 कॉस θ2, तो ये कॉस थीटा हो गया। तो यह भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, यह भी हुआ, इसमें कोई शक नहीं। क्लियर है? अच्छा अब बताओ साहब, ध्यान दीजिए, अब इस पे देखिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, यह तो हुआ ही, और ये भी याद रखिएगा एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये बताइए कि अगर डायपोल को जैसे 90 डिग्री से रोटेट करें, कितना डिग्री से रोटेट करें? कितना डिग्री से रोटेट करें? तो अगर थीटा 90 हो जाए
तो वर्क डन कितना हो जाएगा? बात समझ रहे हो? थीटा अगर 90 ले लें तो वर्क डन कितना हो जाएगा? cos 90, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? MB हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा, पक्का होगा। मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि ये 90 से अगर रोटेट हो गया, मान लो पहले ऐसे था और ये ऐसे हो गया, ये ऐसे, ठीक है। अब ये ऐसे हुआ, कितना से रोटेट हो गया? ये 90 से रोटेट हो गया, तो वर्क डन कितना हो गया? 90 हो गया, सॉरी MB हो गया, ठीक है। तो वर्क डन कितना हो गया? MB हो गया। बोलो कोई दिक्कत? तो यहाँ पर अगर थीटा 90 ले, नीचे ये लिखा हुआ है, क्लियर है? अब यहाँ देखिए, तो ये तो समझ गए कि अगर थीटा 90 है तो वर्क डन जो हुआ MB हो गया। अच्छा बोलो साहब, अगर थीटा 180 डिग्री हो जाए तो, थीटा 180 डिग्री हो जाए तो, थीटा 180 डिग्री हो जाए तो बोलो कितना हो जाएगा वर्क डन? cos 180 -1, तो 1 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? तो 2 MB हो जाएगा। हो गया ना? हो गया ना? पक्का? तो थीटा 180 हो तो 2 MB, और थीटा अगर 360 हो तो, बात देखो जोश में आके बोल दिया 4 MB। थीटा अगर 360 हो तो तब इसमें 0 हो जाएगा वर्क डन, है ना? ऐसा नहीं कि जोश में चले, अच्छा थीटा 90 तो MB, 180 तो 2 MB और 360 तो 4 MB, लेकिन ये गलत होगा। 360 में 0 हो जाएगा। बैठा के देख लो, है ना? बैठा के देख लो, पता चल जाएगा, ठीक है? बात समझे कि नहीं? तो यहाँ जो है, तो यहाँ अगर थीटा का वैल्यू 180 तो वर्क डन, ये तो आपका 2 MB, समझ गए ना कैसे हुआ? और अगर थीटा का वैल्यू, अगर थीटा का वैल्यू 360 हो जाएगा, 360 का मतलब होता है एक रोटेशन, 360 का मतलब कंप्लीट रोटेशन, तो साफ 4 MB नहीं, मैदान साफ हो जाएगा वर्क डन का। 360 का मतलब हो गया मैदान साफ, कंप्लीट रोटेशन। और इसको ऐसे याद रख सकते हो, ऐसे याद रख सकते हो, देखो जैसे यहाँ पर ये M था, 360 का क्या मतलब हुआ? जैसे देखो ये M जैसे ये नीचे आ गया तब 180 हुआ, तो 180 में कितना वर्क डन हुआ? तो 180 होगा तो 2 MB। अब उसके बाद यहाँ देखो ये ऐसे फिर यहाँ से यहाँ चला आया, तो प्लस M पहले यहाँ था, अब देखो फिर वापस यहाँ आ गया, ठीक है? तो 360 डिग्री हुआ, और 360 डिग्री अगर हो गया तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा। याद रखने का तरीका, अगर 360 डिग्री रोटेट हो जाता है तो एक रोटेशन हुआ, और एक रोटेशन का मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वर्क डन भी ऐसा याद रहेगा। तो एक रोटेशन जब हो गया तो कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलो इसमें कोई तकलीफ है? ये क्लियर हो गया? तो इसको अब लिख लीजिए। फिर इसके बाद जो है अभी हम लोग टाइम पीरियड की बात करेंगे। अब आइए इसमें जो फाइनल टारगेट है, नेक्स्ट टारगेट, लास्ट टारगेट, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग डायपोल। टाइम पीरियड क्या होगा ऑसिलेटिंग डायपोल का? तो पहले तो ये समझ लिए कि डायपोल क्या करता है, ऑसिलेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक डायपोल भी ऑसिलेट करता है और मैग्नेटिक डायपोल भी ऑसिलेट करता है। तो ऑसिलेशन अगर होगा, देखो कहीं भी ऑसिलेशन हो, मतलब दिस इज द केस ऑफ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन ये SHM करेगा। ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्मॉल ऑसिलेशन के नाम से भी जानते हैं, तो ये SHM करेगा, ये ऑसिलेशन का केस है। तो ऐसे स्थिति में कहीं भी जब ऑसिलेशन का केस होता है तो क्या उसका टाइम पीरियड होता है, क्या फ्रीक्वेंसी होता है,
ये हमारा उसमें फाइनल टारगेट होता है, ये फाइनल टारगेट होता है, ये हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए टाइम पीरियड निकालना है। तो जब भी ऑसिलेशन का केस बनता है तो उसमें रीस्टोरिंग टॉर्क लगता है या तो रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है? रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है। तो रीस्टोरिंग टॉर्क और रीस्टोरिंग की बात तभी आती है जबकि कोई भी पार्टिकल रीस्टोरिंग टॉर्क के कारण जब वापस अपने स्थान पर आ जाता है। देखिए रीस्टोरिंग का मतलब क्या है? तो जैसे मान लो कि ये यहाँ से ऐसे घूमा और फिर वापस ये यहाँ आ गया। अगर इस तरह का कोई भी फोर्स होता है तो उसको रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। फिर वापस यहाँ आ गया, फिर ये वापस यहाँ आ गया, तो अपने पाथ को मतलब वो बार बार रिपीट करता है, ठीक है। वापस अपने पोजीशन पर आ जाना, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स के वजह से होता है या रीस्टोरिंग टॉर्क के वजह से होता है। तो यहाँ पर ये रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है, ठीक है। और एक्चुअली रोटेशन होगा तो टॉर्क ही लगेगा, है ना। रोटेशन होता है तो यहाँ पर टॉर्क का केस बनता है। तो देखिए रीस्टोरिंग टॉर्क, टॉर्क हम लोग निकाल चुके हैं। और रीस्टोरिंग टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द डायपोल। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? एम बी साइन थीटा। और जहां भी रीस्टोरिंग वर्ड आता है तो इसके लिए क्या होता है? एक निगेटिव साइन का इस्तेमाल होता है, निगेटिव साइन टेकन फॉर द रीस्टोरिंग। जब भी निगेटिव साइन टेकन फॉर रीस्टोरिंग, निगेटिव साइन जो है रीस्टोरिंग के वजह से लिया जाता है। तो टॉर्क इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा, रीस्टोरिंग के वजह से निगेटिव साइन का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर देखिए साहब, ये बताओ टॉर्क का फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में बताइए। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होगा? आई अल्फा। बिल्कुल सही बात है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। अब ये बताओ अल्फा का ओमेगा के टर्म में क्या होता है? अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, ओमेगा के टर्म में अल्फा को ओमेगा के टर्म में मतलब डी ओमेगा अपॉन, बोलो कोई तकलीफ है इसमें? डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो अल्फा को लिख सकते हैं डी ओमेगा अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा। जरा फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ डी ओमेगा अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा और नीचे क्या हो गया? आई आ गया, है ना। अब ये बताओ कि ये चीज़ क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन है। व्हाट इज डी ओमेगा अपॉन डी टी? व्हाट इज डी ओमेगा अपॉन डी टी? दिस इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा ये बताओ अगर एंगल स्मॉल हो, अगर एंगल स्मॉल हो, इफ एंगल इज स्मॉल, तो साइन थीटा कितने के बराबर होता है साहब? साइन थीटा कितने के बराबर होता है? थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा कितने के बराबर होता है? थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर डी ओमेगा अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस एम बी और साइन थीटा, थीटा नीचे आई। ये क्वांटिटी क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन है। ये क्वांटिटी क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ध्यान दीजिए, ये क्वांटिटी क्या है? एंगुलर, ये क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और बाकी जो फैक्टर है ये वाला, ये तो कांस्टेंट है, एम बी अपॉन आई, ये कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ देखो एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बोलो साहब होगा कि नहीं? एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बोलो होगा कि नहीं? होगा, ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। तो अब यहाँ पर देखिए, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। अब इसके बाद
ये देखो एंगुलर एक्सलेशन, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर एक्सलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ नेगेटिव साइन। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि पार्टिकल SHM कर रहा है। ये SHM का डिफिनेशन ही है, ये आप लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं, ये SHM के डिफिनेशन में है। अब ये बताओ SHM के अनुसार एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला आता है? SHM के अनुसार एक्सेलरेशन का जो फार्मूला आता है, एक बार इसको मैं ऊपर फिर लिख रहा हूँ, d⍵/dt -mv/I इंटू थीटा। और SHM के अनुसार एक्सेलरेशन का जो फार्मूला आता है, जैसे A इक्वल टू क्या होता है, -ω²x, ये फार्मूला होता है, ठीक है। A इक्वल टू -ω²x, या आप ये भी दे सकते हैं अल्फा इक्वल टू -ω²θ। चूँकि SHM के डिफिनेशन के अनुसार ये आपका लीनियर भी हो सकता है और एंगुलर भी। SHM का डिफिनेशन कहता है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और ये एंगुलर भी हो सकता है, लीनियर भी, दोनों बातें हो सकती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। तो ये भी एक्सेलरेशन, ये भी एक्सेलरेशन, ये डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे इस दोनों को इक्वेट कर दीजिए या कंपेयरिंग लिखिए, तो यहाँ पर बेटर है कि कंपेयरिंग लिखें। अगर जैसे ही कंपेयरिंग करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जैसे ही हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, तो ω² किसके बराबर होगा साहब? ω² इक्वल टू कितना? mv/, कोई दिक्कत इसमें? ω² कितना? mv/I। बोलो कोई तकलीफ इसमें? ठीक बात है। तो ये ω² हो गया। अगर ओमेगा की बात करें तो ये कितना? √mv/I है ना, रूट दोनों पे रहेगा, ठीक है। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं साहब टाइम पीरियड के टर्म में? ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? फिर ठंडा हो गया। ओमेगा को टाइम पीरियड के टर्म में क्या लिख सकते हैं? ओमेगा को टाइम पीरियड के टर्म में क्या लिख सकते हैं? 2π/T √mv/I। बोलो कोई तकलीफ है? ये क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, तो टाइम पीरियड कितना होगा? टी को इधर भेजिए, 2π√I/mv, यही टाइम पीरियड का फार्मूला होता है। टी इक्वल टू 2π√, यहाँ रूट है I/mv। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? तो ये टाइम पीरियड का फार्मूला है 2π√I/mv, और इसको याद भी रखना है। और फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पलट जाएगा। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो ये पलट जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद इसको लिखिए, फिर हम लोग जो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ये हम लोग फॉर्मूला देखिए टाइम पीरियड का, 2π√I/mv, ये आया टाइम पीरियड का फार्मूला, ठीक है। एक बार फिर इसको ऊपर लिख रहे हैं, 2π√I/mv, ये टाइम पीरियड का फार्मूला है। अब ये बताओ फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, फॉर फ्रीक्वेंसी के लिए क्या फार्मूला आएगा? n इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड पता है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो क्या करना है साहब? पलट देना है। टाइम पीरियड को पलट दीजिए, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है ना। तो इसलिए 1/2π हो गया ये, और इसको भी पलट देना है mv/I, और यही फार्मूला जो है ये आपका फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, ठीक है। ये फार्मूला फ्रीक्वेंसी के लिए होता है। अब देखिए, इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन इसमें जो राइज होता है। ये बताओ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दिया जाए, अगर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दिया जाए, क्या किया जाए? मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दिया जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दिया जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? बढ़ेगा।
अच्छा ये बताओ, जैसे मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ बढ़ा दिया जाए तो यह जो इसका ऑसिलेशन है, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने से इसका ऑसिलेशन फास्ट हो जाएगा कि स्लो हो जाएगा? अब इसमें देखो फंस गया, फास्ट होगा कि स्लो होगा? मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दिया जाए तो ऑसिलेशन फास्ट कि स्लो? बोलो, फास्ट हो जाएगा ऑसिलेशन। फील्ड बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब ये ऐसे ऐसे होने लगा, ज़्यादा तेज, है ना? बी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। यहाँ बी बढ़ेगा तो टाइम पीरियड घटेगा। बी के बढ़ने से टाइम पीरियड घटता है। टाइम पीरियड घटने का मतलब फास्ट होना होता है, स्लो होना नहीं। टाइम पीरियड घटने का मतलब फास्ट होना होता है। टाइम पीरियड घटने का मतलब हुआ कि एक ऑसिलेशन में पहले जितना लग रहा था, पहले मान लो कि ऐसे ऐसे चल रहा था, अब मान लो टाइम पीरियड इसका घट गया, अभी ऐसे ऐसे होने लगा। आई बात समझ में? बोलो, बात क्लियर हुआ या नहीं? तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी के साथ रेशियो फॉर्म में जो फॉर्मूला बनता है, देखो, इन जनरल मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी डायपोल का कांस्टेंट होता है और आई जो है यह भी क्या होता है? कांस्टेंट होगा। कोई भी मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई क्या है इसमें साहब? आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यह भी आपका कांस्टेंट होगा। एम आपका मैग्नेटिक मोमेंट है, यह आपको पता है, यह भी किसी भी डायपोल के लिए कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो और बी मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अगर रेशियो फॉर्म में बात करें और अगर एम और बी, एम और आई कांस्टेंट हो, एम और आई अगर कांस्टेंट हो तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर बी होगा कि नहीं? बोलो, इसमें कोई दिक्कत है? फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर बी। बोलो, कोई तकलीफ है इसमें? तो रेशियो फॉर्म में अगर बात करें, इन द फॉर्म ऑफ रेशियो साहब, तो N1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर B1, फिर N2 की बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर B2। मतलब फील्ड को चेंज अगर हम करें, एक बार B1 रखा जाए, दूसरे बार B2 रखा जाए, एक बार B1 रखा जाए, दूसरे बार B2 रखा जाए, ये फर्स्ट मानिए, ये सेकंड मान लीजिए, और दोनों को अगर डिवाइड करें, डिवाइडिंग 1/2, N1 बाय N2 कितना? रूट अंडर B1 अपॉन B2। N1 अपॉन N2 कितना? रूट अंडर B1 अपॉन B2। बोलो, कोई तकलीफ है इसमें? तो अगर जिसको ये मन में हो कि यहाँ प्रोपोर्शनलिटी लिए, तो यहाँ पर अगर कांस्टेंट देने की इच्छा हो तो इसको हटाएंगे तो K यहाँ भी आएगा, और यहाँ भी इसको हटाएंगे तो K यहाँ भी आएगा, और फाइनली दोनों के कट जाएगा। इसलिए आप लोग अब उतना करने की ज़रूरत नहीं, आप लोग बच्चा नहीं हो, आप लोग अब जवान हो गए हो, है ना? इसलिए डायरेक्ट सीधा डिवाइड करिए, चूँकि ये पता है कि हटाएंगे तो K दोनों में आने वाला है और वो K कैंसिल होने वाला है, इसलिए अननेसेसरी स्टेप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा डिवाइड करिए और ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया फ्रीक्वेंसी के रेशियो का, N1 अपॉन N2 इक्वल टू रूट अंडर B1 अपॉन B2। आई बात समझ में? बोलो, इसमें कोई दिक्कत है? ये क्लियर हो गया? तो ठीक है, आज इतना ही। मैं हूँ RK जय सर, मेरा चैनल छोटा सा इनोवेशन एकेडमी, ठीक है? और आपको फ़ायदा हो रहा हो तो क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है।